मेरा आज का विषय ज्योति बाबू जी ने जैनाचार्यों की समकालीन युग चेतना रखा है। मैंने इस विषय पर एक लेख लिखा है और ये उस लेख के दीवाने हैं, इसीलिए उन्होंने आज वो विषय रखा है। और वो लेख पूरा का पूरा पढ़ने लायक है। आप उस लेख को इनसे प्राप्त कर सकते हैं, ग्रुप पर मौजूद है। आप एक दफे उस लेख को पढ़ भी लेंगे तो आपको डबल आनंद आएगा। यद्यपि उसी विषय पर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जब आप उस लेख को भी पढ़ेंगे तो आपको और भी ज्यादा स्पष्ट रूप से सब चीजें प्रमाण सहित, रेफरेंसों के साथ, पृष्ठ संख्या के साथ में सब मिलेंगी तो और अच्छा लगेगा। देखो, मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वो संक्षेप में बात ये है कि जैन दर्शन एक बहुत प्राचीन और बहुत व्यापक दर्शन है। शोधकर्ताओं ने सिद्ध किया है कि ऐसा कोई कालखंड नहीं है जिसमें जैन दर्शन नहीं रहा हो। ऐसा कोई भूखंड नहीं है जहां जैन दर्शन नहीं रहा हो। ऐसा कोई ग्रंथ और ऐसा कोई ग्रंथकार नहीं है जिसने जैन दर्शन पर अपना मत व्यक्त नहीं किया हो। वेद उपनिषद से चलकर आज तक सभी बड़े बड़े विद्वानों ने, साहित्यकारों ने, शिलालेख लेखकों ने, राजाओं ने जैन संस्कृति और जैन दर्शन के तत्वों का अपने ग्रंथों में उल्लेख किया है। वेदों में तीर्थंकर सारे मिल जाते हैं, पुराणों में मिल जाते हैं, उपनिषदों में मिल जाते हैं। भास के यहाँ देखो, कालिदास के यहाँ देखो, विशाख दत्त के यहाँ देखो, सम्राट अशोक का खारवेल देखो, विक्रमादित्य पढ़ो, राजा भोज पढ़ो, खारवेल पढ़ो। जिधर खोजते हैं, जिधर पढ़ते हैं, उधर जैन संस्कृति की छाया दिखाई देती है। कहीं घूमने चले जाओ, कोई किला देखो, कोई कुछ करो, पर जैन संस्कृति बहुत व्यापक है और बहुत प्राचीन है। विदेशों में भी कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर जैन संस्कृति ना पाई जाती हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे कंबोडिया हो, चाहे जापान हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे अमेरिका हो। सब जगह जैन संस्कृति बहुत व्यापक रूप से पाई जाती है। ये एक स्वतंत्र विषय है, इस पर बोलना हो तो अभी 2 घंटा इसी को चाहिए। पर ये जैन संस्कृति आज बहुत सिकुड़ गई है। एक बहुत बड़ा समुद्र मानो एक चुल्लू रह गया है। आज जो वर्तमान में जो जैन संस्कृति की स्थिति है उसकी हम प्राचीन से तुलना करते हैं तो पाते हैं कि एक महासागर सिमट करके मानो एक चुल्लू सा रह गया है। आज उसके अनुयायी बहुत अल्पसंख्यक कहलाते हैं, बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं, बहुत कम। कितने 300 विश्वविद्यालय भारत सरकार चाहती है, उनमें से 5 विश्वविद्यालयों में जैन दर्शन पढ़ाया जाता है बस। 295 विश्वविद्यालय अभी भी जैन संस्कृति से अपरिचित हैं, जबकि विश्वविद्यालय होने के नाते वहां पर भी जैन संस्कृति होनी चाहिए। और इसी तरह और बहुत सारी बातें हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये जो यहाँ सब जैन दर्शन के उदीयमान नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं, मैं इनसे बात करने आया हूं। आज मैं जैन दर्शन के शोधार्थियों का आह्वान करने आया हूं और इनके सामने क्या चुनौती मुंह बाए खड़ी है वो इनको दिखाने आया हूं। मैं ये समझ रहा हूं कि ये कारण क्या है
क्यों हुआ है ऐसा, और इसका थोड़ा समीक्षा करें और इसमें कैसे सुधार हो सकता है, इस पर कुछ काम करें। और मैं अपने जैन विद्या के अध्ययन अध्यापन के इस 40 वर्ष के अनुभव से जो मैंने निष्कर्ष निकाला है वो ये पाया है कि आज के जैन दर्शन के विद्यार्थियों में समकालीन चेतना का अभाव है, इसलिए ये सिकुड़ रहा है। प्राचीन काल में इसलिए बढ़ रहा था कि उनमें हर आचार्य में, जैन दर्शन के हर आचार्य में समकालीन युग चेतना पाई जाती थी। समकालीन युग चेतना का मतलब समझ रहे ना आप सब विद्यार्थी? समकालीन युग चेतना का मतलब है अपने समय की समस्याओं के प्रति जागरूक रहना। समकालीन माने आज मेरे जमाने में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या जरूरत है, जैन दर्शन की समसामयिकता क्या है, जैन दर्शन की प्रासंगिकता क्या है, क्या समस्याएं जमाने में खड़ी हो रही हैं और जैन विद्यार्थी के पास उसका क्या समाधान है, वो होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। और पहले के सभी जैनाचार्यों के पास था, इसलिए वे जैन दर्शन को बढ़ाते चले जा रहे थे। अरे भैया, दर्शन शास्त्र तो एक बहती हुई नदी के समान है। दर्शन शास्त्र धीरे धीरे जब विकसित होता है तब अच्छा लगता है। जब कुएं के पानी की तरह बहता पानी निर्मल होता है और इकट्ठा हो जाए तो सड़ जाता है। मैं सब विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, इसे रोको मत, इसे विकसित करो, इसे बढ़ाओ, और उसको बढ़ाने के लिए आपके अंदर समकालीन युग चेतना होनी चाहिए। अब मैं थोड़ी देर में ये बताता हूं कि पहले के आचार्यों में कैसे थी समकालीन युग चेतना। जरा देखिए, मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, बहुत उदाहरण है मेरे पास, पर आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं। जरा देखिए, जैन साहित्य जिसे जिनवाणी, जैन आगम, जैन श्रुत कुछ कहते हैं, वो पहले लिखा नहीं जाता था, श्रुत परंपरा थी। गुरु सुनाते थे, शिष्य सुनता था, शिष्य अपने शिष्य को सुनाता था, बस श्रुत परंपरा चलती थी, लिखा नहीं जाता था। इसीलिए इसका नाम श्रुत है कि सुन सुनकर चलता है। लेकिन यदि हमारे सभी आचार्य इस भरोसे बैठे होते तो आज हमारे और आपके पास में ये जिन श्रुत नहीं होता। धरसेनाचार्य, पुष्पदंत, भूतबली, इन्होंने समय की आवाज सुनी, आने वाले समय की घंटी पहले से सुनी कि क्या जरूरत आने वाली है, और यदि उस जरूरत को वे नहीं सुनते और यदि वे उस श्रुत को लिपिबद्ध नहीं करते तो आज कल्पना करके रूह कांप जाती है, क्या होता। तो ये उनकी समकालीन युग चेतना है कि उन्होंने लिखा। पहली बात जो लिखा, मैं समझता हूं हो सकता है कुछ 2-4 संकीर्णवादी ऐसे रहे होंगे जिन्होंने कहा होगा ये लिख करके क्या कर रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, लिखना नहीं चाहिए, हमारी परंपरा। कुछ परंपरावादी भी होते, कट्टरवादी, आपको उनसे भी संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन अगर दर्शन का विकास करना है तो आपको समय की आवाज सुननी पड़ेगी। फिर चलते हैं, लिखा, लिखने के बाद भी वे आगे बढ़ते हैं। उस जमाने में प्राकृत चलती थी, प्राकृत जनभाषा थी, तो उन्होंने प्राकृत में लिखा। लेकिन थोड़े दिन में ही समय बदल गया और बहुत दार्शनिक आ गए, संस्कृत का प्रकांड पांडित्य दुनिया में स्थापित होने लगा। संस्कृत में सूत्र ग्रंथ आ रहे थे, ब्रह्म सूत्र, न्याय सूत्र, पातंजल सूत्र। तो उन्होंने देखा ये कैसे काम चलेगा,
हम प्राकृत में ग्रंथ गाथाएं लिखे चले जा रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उमा स्वामी आए और उन्होंने कहा हम संस्कृत में तत्वार्थ सूत्र लिखेंगे। जब प्राकृत का देखो, समकालीन युग चेतना समझा रहा हूं आपको, वे प्राकृत, हमारी तो प्राकृत भाषा है, हम उसको छोड़ के नहीं बढ़ेंगे। अगर ऐसा रखते तो आज हमारे पास में जिन श्रुत फिर नहीं होता, लेकिन उन्होंने जब संस्कृत का जमाना आया तो संस्कृत में लिखा। भाषा की कट्टरता का त्याग करके जैनाचार्यों ने उस वक्त संदेश दिया, सर्वभाषा सरस्वती का तंत्र व्याकरण में सूत्र लिखा, सर्वभाषा सरस्वती। बोले दुनिया के लोग भाषा को लेकर के लड़ रहे थे, एक एक भाषा पकड़ के बैठे थे। जैनाचार्यों ने कहा सर्वभाषा सरस्वती, भाषा की बात नहीं है, भाव की बात करो। गाय काली है या सफेद, दूध सफेद होता है, हमें दूध पर ध्यान देना चाहिए। भाषा की बात मत करो, भावों पर बात करो। गाली अगर संस्कृत में भी बोली जाएगी तो उपादेय नहीं हो जाएगी, और अच्छी बात ग्रामीण भाषा में भी बोली जाएगी तो अपनाई जाएगी। और उन्होंने ये काम किया। वीरसेन आचार्य आए, उन्होंने देखा नहीं दोनों चल रही है पैरेलल। उन्होंने परंपरावादी और आधुनिकतावादियों को समेटने के लिए 2 लाख श्लोक प्रमाण धवला लिखी, किसमें, संस्कृत प्राकृत मिश्र भाषा में, मणि प्रवाल शैली। देखो दोनों को संभाला उन्होंने, और उन्होंने फिर मिश्र भाषा में लिखा। चलो साहब आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि अब अपभ्रंश काल आ गया, अब अपभ्रंश में लिखने वाले चल रहे हैं खूब। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम अपभ्रंश में लिखेंगे। और स्वयंभू आ गए कि लोपौम चर्यु, उन्होंने अपभ्रंश में लिखा। फिर देखा कि ये तो पुरानी हिंदी का जमाना आ गया, पृथ्वीराज रासो चल रहा है, बोले कोई बात नहीं। फिर उनने देखा अवधी और ब्रजभाषा आ गई, अब तो सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, नंददास छा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, बनारसी दास, दौलत राम, भगवती दास, भूधर दास आ गए, बोले हम पद लिखेंगे। लो फिर आधुनिक हिंदी आई, तो अब आधुनिक हिंदी में लिख रहे हैं। और जिनमें समकालीन युग चेतना है वो देख रहे हैं कि आज अंग्रेजी में चाहिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में चाहिए, कंप्यूटर की लैंग्वेज में चाहिए, तो वो उसमें लिख रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैन आचार्यों ने जैन दर्शन को आज तक जो खींच कर लाए, जो करोड़ों वर्ष पहले जो जैन संस्कृति ऋषभ देव ने प्रारंभ की, वो आज तक दुनिया की कोई संस्कृति 1000, 2000, 4000 साल से ज्यादा टिकती नहीं है। सब जाने कितनी आई और काल के गाल में समा गई, लेकिन जैन संस्कृति आज तक टिकी हुई है। तो वो इसलिए टिकी हुई है कि जैनाचार्यों में समकालीन युग चेतना थी, इसका उन्होंने परिचय दिया, जगह जगह दिया। ये तो मैंने केवल आपको भाषा से और शैली से समझाया है। उन्होंने जब गाथाएं लिख रही थी तो गाथा, सूत्र लिखे तो सूत्र, कारिकाएं लिखने का समय आया तो कारिका, न्याय ग्रंथ चाहिए तो न्याय ग्रंथ, जो चाहिए वो परोसा। रसोई अच्छा बनाने वाले की ये जिम्मेदारी है। तूने दाल बाटी बनाई है मगर मुझे नहीं पचती है तो मुझे खिचड़ी भी खिला सके। जो फल खाना चाहता है उसे फल भी परोस सके। पेट भरने का जिम्मेदार जो हो वो अच्छा रसोइया होता है। जैन दर्शन का अच्छा विद्यार्थी वो है जो सबको खुराक दे। फिर देखो आगे और बढ़ता हूं, मैं देखता हूं तो मुझे बहुत आनंद आता है। मैं चिंतन करता हूं तो मुझे बहुत ऐसा लगता है ये कितनी गंभीर बात है। आचार्य कुंद ने अपने जमाने में जो दर्शन चलते थे सबकी समीक्षा अपने ग्रंथों में की।
ये द्विक्रियावाद, उनके जमाने में द्विक्रियावाद चलता था डॉक्टर साहब। तो ये द्विक्रियावाद क्या होता है, उन्होंने ये नहीं कहा नहीं नहीं मैं तो सिर्फ सांख्य नैयायिक वैशेषिक बोलूंगा, द्विक्रियावाद नहीं बोल, नहीं मेरे सामने चल रहा है, मैं समीक्षा कैसे ना करूंगा, तो उन्होंने किया। अकलंक आचार्य ने अपने जमाने में जो नागार्जुन और माध्यमिक के तर्क थे, उन्होंने उनको जवाब दिया कि लो भैया, समंतभद्र ने अपने जमाने के मतों की समीक्षा की। हर आचार्य के ग्रंथ में, आचार्य विद्यानंदी का श्लोक वार्तिक पढ़ो, उन्होंने अपने जमाने के सब मतों की समीक्षा की। आज के विद्यार्थियों को भी थोड़ा जमाने की घंटी सुनना चाहिए। मैं आपको प्यार से कह रहा हूं, जैन दर्शन के आप विद्यार्थी हो, और ये जो जैन दर्शन का रथ है, अब इसका जुआ आपके कंधों पर है, आपको ढोना है इसे, और ये तब ढो पाओगे जब आप में समकालीन युग चेतना होगी। अभी एक दिन मीटिंग हुई भारत सरकार में कि स्वच्छता अभियान के बारे में जैन दर्शन क्या कहता है। अब मैं कह देता, मैं इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, आप तो हमसे 5 महाव्रत पूछो, समिति पूछो, गुप्ती पूछो, नहीं, आपको जो समस्या है, आतंकवाद पर जैन दृष्टिकोण क्या है, पर्यावरण आज समस्या है, उस पर जैन दृष्टिकोण क्या है, आज मानवाधिकार की बात चलती है, जैन दृष्टिकोण क्या है, आपके पास उत्तर होना चाहिए। डार्विन के सिद्धांत का आपके पास क्या जवाब है, जो कह रहा है बंदर से आदमी बना है? ओशो के सिद्धांतों के बारे में आपका क्या कहना है? ब्रह्मा कुमारी के सिद्धांतों के बारे में आपको क्या कहना है? आप क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों चुप हैं, आपके पास क्यों नहीं उत्तर है? अगर आपने जैन दर्शन पढ़ा है तो आपके पास समकालीन सभी दर्शनों पर चिंतन होना चाहिए, प्रामाणिक चिंतन होना चाहिए, उनका उत्तर होना चाहिए। अरविंद दर्शन क्या कह रहा है, आपके पास जवाब होना चाहिए। आज क्या बात है कि हमारे दर्शन को लेकर के, हमारे दर्शन की बातें जब आधुनिक ढंग से बाहर जाती हैं तो वे नोबेल पुरस्कार जीतती है। आपको पता है इस साल फर्स्ट और सेकंड नोबेल प्राइज किसको मिला है? इस साल जो नोबेल प्राइज मिले हैं उनमें पहला और दूसरा 2 नोबेल प्राइज जैन सिद्धांतों को मिला है। लेकिन वो जैन विद्वान ने नहीं निकाल के दिए, जैन शास्त्रों में से उन्होंने निकाल के लिए। हम नहीं करते हैं ना काम, आप देखो लिस्ट देखो निकाल के, हमारे यहाँ की कंसेप्ट को लेकर के लोग नोबेल पुरस्कार जीत रहे हैं। हमारे यहाँ कितना इकोनॉमिक्स पर जैन आचार्यों का क्या चिंतन है, आप क्यों नहीं बोलते हैं? कला के बारे में क्या चिंतन है, आप क्यों नहीं बोलते हैं? तो जब आपका चिंतन व्यापक होगा, व्यावहारिक होगा, हर समस्या का आज जेंडर के बारे में कितनी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कितनी बातें चल रही है, आपका क्या कहना है? आपका माने जैन दर्शन का क्या कहना है? ये आपके पास उत्तर होना चाहिए। बातें तो बहुत है मित्रों, समय बहुत हो गया, आप कब से बैठे हैं, मैं ज्यादा देर बोलूंगा तो और लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं बहुत बोल सकता हूं, अभी शाम तक आपसे इस विषय पर बात कर सकता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैन दर्शन के विकास के लिए आज का समय बहुत अनुकूल है। पुराने जमाने में तो इतना अनुकूल समय भी नहीं था। पूरा जैन दर्शन, मैं जगह जगह जाता हूं दिल्ली में, बहुत लोगों को मुझसे वैज्ञानिक, कोर्ट के जज, नेता सब चर्चा करते हैं और मैं उनको जैन कंसेप्ट उनके सामने रखता हूं। जैसे पहले के जमाने में कोई जैन दर्शन ईश्वर को करता धरता नहीं मानता। जैन दर्शन कहता है ये दुनिया एक वैज्ञानिक नीति नियमों से चल रही है, ईश्वर आनंदमय है, वो ज्ञानानंदमय है,
तो ये बात पहले कोई कहता था तो उसे फांसी पर लटका देते थे, उसे जहर का प्याला पिला देते थे, और ये कौन आया, इसको तो मारो। ईसा मसीह और सुकरात कोई आतंकवादी नहीं थे, बहुत सज्जन भद्र परिणामी थे, अच्छे लोग। लेकिन उन्होंने जनता को सिर्फ इतना समझाया कि तुम ये जो चिल्लाते रहते हो कि किंग इज गॉड, किंग इज ऑफ गॉड, राजा ही भगवान है, सो बात नहीं है। राजा भगवान नहीं है, तुम्हारे मालिक तुम हो, तुम्हारा भला बुरा तुम खुद कर सकते हो। इसी बात पर राजा नाराज हो गया और पिला दिया जहर का प्याला, लटका दिया सूली पर। अरे आज तो पीके बन गई है, आज तो ओ माय गॉड बन गई है। आज ताल ठोक के बोलो कि ईश्वर जगत का कर्ता धर्ता नहीं है, वो वैज्ञानिक ढंग से चलती है। आप जैन दर्शन के द्रव्य गुण पर्याय सिद्धांत को समझो, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। आप सब पर हम आशा की नजरें गड़ाए बैठे हैं प्रिय विद्यार्थियों। सब पुराने पत्ते पीले होकर गिरते जा रहे हैं, कल की जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है। तो आपको संभालना है, इसे अच्छे से पढ़ना है, व्यापक ढंग से पढ़ना है, जागरूक होकर पढ़ना है। और आपके अंदर यदि समकालीन युग चेतना हो गई, आ गई, तो आपका भी बहुत हित होगा और दुनिया का भी बहुत हित होगा। जैनाचार्यों ने जैन दर्शन को व्यक्ति से नहीं बांधा, नाम से नहीं बांधा, किसी चक्कर में नहीं पड़े छोटी छोटी बातों पर। पहले श्रमण नाम था, फिर आरहत, दिगंबर, व्रात्य, वातरसना, हजारों नामों से आया। सर्वोदय नाम भी जैन दर्शन का था। शंकराचार्य ने जैन मतों की समीक्षा लिखी और जैन आचार्यों ने शंकराचार्य के मतों की समीक्षा लिखी। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? अगर हम नहीं बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? इसलिए हमें जागरूक होना है, चौकन्ना होना है। हमारे 10 आंखें 10 कान बनाने हैं, तब जा करके हम कुछ काम कर पाएंगे, तब बहुत अच्छा होगा। आज योग की जरूरत है। आप योग के नाम से, अहिंसा के नाम से, समता के नाम से, आप अभी दिल्ली में एक बहुत बड़ी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई है, बहुत बड़ी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई है, अभी 4 दिन पहले हुई है, और उसमें जैन दर्शन के सिद्धांतों की ऐसी वैज्ञानिक वकालत की है वैज्ञानिकों ने। हमने कहा भैया हमारे विद्यार्थी कहाँ हैं, वो नहीं दिख रहे कोई। तो ये सब मुझे कहना था। आशा है मेरी भावना और मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी। आप सब इसे समझें और जैन संस्कृति की रक्षा करें, इसे आगे बढ़ाएं। इसी मंगल भावना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ।